बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चेंजिंग इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनके अंदर अगर हम चेंजिंग लाते हैं तो उससे जो इक्विलिब्रियम्स की जो कंडीशंस है या जो रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को जो है हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि इफ़ रिएक्शंस अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई एक रिएक्शंस है और वो रिएक्शन डायनामिक के इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, ठीक है, तो फिर इट विल रिमेन द सेम स्टेट फॉर द इन्फिनिट टाइम अनलेस इट इज समहाउ डिस्टर्ब। कहना चाहता है कि तब तक जो वो रिएक्शंस है वो इन्फिनिट कहते हैं लामहदूद, ठीक है, लामहदूद वक्त तक जो है वो रिएक्शन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा जब तक कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना लाया जाए, तब तक ये वो रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। फिर समझें कि डियर स्टूडेंट, फिजिकल चेंजिंग हमने पढ़ रहे हैं ना कि कौन सी ऐसी चेंजिंग है जिसे हम तब्दील करें तो जो रिएक्शंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। हम फिजिकल चेंजिंग की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हालत है, कोई भी एक रिएक्शन है तो वो तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कंडीशंस को चेंजिंग ना लाई जाए, तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और हत्ता कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा लेकिन इन्फिनिट टाइम तक रहेगा, लामहदूद टाइम तक रहेगा। इसके बाद आगे कहता है कि इट डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वे। अब एक रिएक्शंस है, जैसे कि ये रिएक्शंस है, अब इस रिएक्शंस को अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के अंदर है, ठीक है। अब इसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो ये इन्फिनिट टाइम तक जो है ये चलता रहेगा ये वक्त, ठीक है। हो सकता है अनलेस इट इज सम डिस्टर्ब, जब तक कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तब तक ये इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा। अब इसकी इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो ये कब तब्दील होगा, तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक कि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब डिस्टर्ब करने के कुछ 4-5 तरीक़ेकार हैं। नंबर एक है कि एडिंग आर, ठीक है, विदड्रॉइंग वन और मोर रिएक्टेंट्स, कि या तो हम लोग इसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स है उसको ऐड कर दें, तब भी मुमकिन है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें 1 मोल जो है नाइट्रोजन है और 3 मोल जो है हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, तो ओवरऑल ये हमारे पास 4 मोल हैं रिएक्टेंट्स के, और ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिए, प्रोडक्ट्स के 2 मोल। तो अगर ये एक देखें, ये 4 मोल जो हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, वो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल प्रोडक्ट्स के, और इसी तरह जो प्रोडक्ट्स का जो है वो दोबारा बैक आकर वो क्या बना रहा है, रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो ये जो स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स होकर रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। तो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा वापस जाकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, ये इन्फिनिट टाइम तक जो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। लेकिन कब रुकेगा, रुकेगा तब जब हम इन 5 कंडीशंस में से किसी एक में तब्दीली लाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड चल पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाने होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बने हुए हैं, मोल बने हुए हैं, ठीक है, अमोनिया के, तो जब यहाँ पर रिएक्टेंट्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके रिएक्शंस को फॉरवर्ड की तरफ चलाएंगे, आगे की साथ चलेगा और वो प्रोडक्ट बना देंगे। तो इस तरह से जो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट मेंटेन हो चुकी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चल पड़ेगा। तो एक तो हो गया ये रिएक्टेंट्स का किरदार।
दूसरा क्या है कि एडिंग और विथड्रॉइंग ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट्स। तो या फिर हम लोग इसमें से एक, ठीक है, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये जो रिएक्शन बना हुआ है, इस रिएक्शन में से या तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2 मोल हैं, अगर इस 2 मोल में से 1 मोल निकाल लेते हैं या कोई प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं, तो इस दोनों सूरत हाल के अंदर चाहे निकाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो तब भी जो रिएक्शंस है उसकी जो डायरेक्शंस है, समत है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को निकालने से, ठीक है, विथड्रॉइंग या एडिंग डाल देने से, जमा करने से, तब भी जो है रिएक्शंस की जो कंडीशंस है या डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हालत है, स्टेट है, वो तब्दील हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर कहते हैं कि चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन, या फिर ये जो प्रेशर होगा यहाँ पे जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अब ये जो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम इस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो प्रेशर्स को बढ़ाने से या कम करने से तब भी जो है रिएक्शंस जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है, हालत है, वो तब्दील हो जाती है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, कि एक रिएक्शन जो है वो रिवर्स आ रहा है, वापस आ रहा है। तो अगर आप लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो कैटलिस्ट क्या करता है, बेसिकली कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ का नाम है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको तेज़ कर देता है। ठीक है, अगर वो स्लो चल रहा है, उसकी स्पीड स्लो है, तो उसको क्या कर देगा, ये स्पीड अप कर देगा, तेज़ कर देगा, तो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम्स के अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो रिएक्शन की जो स्पीड है, रफ्तार है, उसमें तब्दीली आएगी। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो मेंटेन था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है चेंजिंग द प्रेशर्स, ठीक है, ये बात अभी हमने की है, तो प्रेशर शायद बात की है नहीं, तो भारत प्रेशर भी चेंज करने से जो है हम लोग ये इसके अंदर क्या ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने प्रेशर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है बेसिकली ये एक्चुअली क्या है, गैस, किस गैस के अंदर जो है, ये जो साफ ज़ाहिर है अमोनिया एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इनके अंदर जो प्रेशर बन रहा है, अगर हम लोग इस प्रेशर्स के अंदर कोई भी तब्दीली करेंगे, तो हमारा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है रिएक्शंस की, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाए सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिखा हुआ है कि इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स, कि ऐसा क्या होगा कि अगर हम एक रिएक्शंस है और उस रिएक्शंस के अंदर जो टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर को अगर हम लोग तब्दील कर देते हैं, अगर हम लोग जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो तब जो है रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो तब जो है रिएक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कि जिस ऐसा रिएक्शंस जिसमें जो है अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारे पास अमोनिया बना हुआ ये वाला, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अमोनिया बनता है, तो वो जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, थर्मिक कहा जाता है हीट। तो डियर स्टूडेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो बाहर जाए, ठीक है, सिस्टम से बाहर की तरफ जाए, तो ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो कहता है कि जो अगर एक रिएक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे है अमोनिया बन रही है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है, अमोनिया का बनने वाला जो रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट कहता है कि in forward directions and it is endothermic in reverse directions। एक तो एक्सोथर्मिक होगा और होगा क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, जबकि दूसरा क्या है कि जब ये रिवर्स जाएगा, यहाँ से रिवर्स जा रहा है, तो इस दौरान जो ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट है, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक हीट, तो बाहर से इनसाइड जिस जो सिस्टम है उसकी तरफ हीट है, तो एंडोथर्मिक, और अगर सिस्टम से बाहर की तरफ जाए तो फिर एक्सोथर्मिक। तो अगर रिवर्स होगा रिएक्शंस,
ठीक है, अमोनिया तब्दील होकर हाइड्रोजन के अंदर और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाती है, तो तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। ठीक हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शंस होगी। इसके बाद कहता है द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं द चेंज ऑफ डेल्टा एच। एक्चुअली ये जो डेल्टा एच है बच्चे, ये हीट है, चेंज ऑफ हीट। कहते हैं द चेंज ऑफ डेल्टा एच इन द रिएक्शंस इज नेगेटिव। कि इस रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो डेल्टा एच बच्चे चेंज ऑफ इंथाल्पी या चेंज ऑफ हीट कह लें। जो चेंज ऑफ इंथाल्पी है वो -92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, जो कि क्या हीट है वो खारिज हो रही है। इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये जो नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, इन दोनों के पास जो टोटल एनर्जी थी जब अमोनिया बना, तो उसमें जो है अमोनिया बनने के दौरान जो है एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कम क्यों हुई, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे 200 होती एनर्जी, ठीक है, इसके पास 100 इसके पास होती और 100 इसके पास होती, तो दोनों जब आपस में रिएक्ट करते तो 200 एनर्जी बननी चाहिए थी अमोनिया के अंदर, तो 200 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, -92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी। वजह यह है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो हीट है वो इवाल्व होती है, रिएक्शन से खारिज होती है। तो एक्चुअली यहाँ से जो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होने की वजह से जब इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन हुई तो एनर्जी खारिज हुई। तो खारिज होने वाली जो एनर्जी की वजह से यहाँ पे हम -92.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर पुश द रिएक्शंस बैकवर्ड। अगर हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन है इसकी जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, हीट अप कर देंगे, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्स चल पड़ेगा, बैकवर्ड टू द रिएक्टेंट साइड। जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उस सम की तरफ ये चल पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम लोग इसके बाद डिक्रीज कर दें, डिक्रीज द टेम्परेचर पुश द रिएक्शंस फॉरवर्ड टू द प्रोडक्ट्स। अगर इसी तरह अगर हम लोग जो रिएक्शंस हैं उस रिएक्शंस की जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे, तो टेम्परेचर कम करने की वजह से जो रिएक्शंस है वो फॉरवर्ड जाएगा, आगे की सम जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगली सम की तरफ जाएगा। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है कम करने से और बढ़ा देने से जो है जो रिएक्शंस की जो स्टेट है, इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है या रिएक्शन जो है उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है या कंडीशंस है, उन सब के ऊपर क्या होता है, असर पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कैसे असर पड़ता है और रिएक्टेंट्स के ऊपर किस तरह असर करता है। तो ये आज का एक लेक्चर था, उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।